हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। तो दोस्तों, हमारी सीडीपी सीरीज की आज 10th क्लास है और अब से पहले जो 9 क्लास हमारी आ चुकी हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सबको वो बहुत बेहतर लग रही होंगी। और पूरे सीटेट पैटर्न के ऊपर हमने चैप्टर वाइज उनको लिया है और अच्छे से उनको बहुत सारी चीजें जो है वो उसके अंदर कवर करी हैं और कंटेंट लेवल की क्लासेस हैं। ठीक है, उसी पैटर्न पे आज हमारी एक 10वीं क्लास आने वाली है और आज एक ऐसे टॉपिक पे क्लास होने जा रही है जहां पे कहते हैं ना कि हम अपने जीवन में कभी ना कभी जो है वो चीजों को करते हैं, अच्छे से सीखते हैं और सीखने के बाद जो हम दोस्तों देखते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या अचीव करा या उस चीज को अचीव करने में क्या हमारे सामने समस्या आई और किस चीज से हम उसको फिर अच्छे से देख पाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप मेरे पीछे एक शब्द देख पा रहे होंगे, असेसमेंट या आकलन। हम जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में भी ये बोलते हैं कि अपना आकलन तो कीजिए, कहाँ दिक्कत है, क्या चीज आपको समझने में परेशानी हो रही है। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी के लिए भी ये सब चीजें आपके अच्छे से सेट हो सकती हैं। ठीक है, सीटेट एग्जाम भी जो है वो इससे जो है मैं मानता हूं कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो इन तीनों जो है वो टॉपिक्स पे लेता है, जिसमें आपका असेसमेंट आता है, एवोल्यूशन मूल्यांकन आता है और सीटेट ने दोस्तों आपका जो है वो मेनली ये दो ही दिए हैं, असेसमेंट और एवोल्यूशन। लेकिन तीसरा मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट और ये मापन एक ऐसी कड़ी हो जाती है इन दोनों के बीच की जो आपके असेसमेंट के भी सवालों को गलत करवाती है और मूल्यांकन के भी सवालों को गलत करवाती है। तो आज डिटेल से इन तीनों को समझेंगे, इन तीनों को, असेसमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, आपका एवोल्यूशन मूल्यांकन क्या होता है और मापन इन दोनों में क्या भूमिका अदा करता है, क्या भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पे फिर से वही है, आकलन, मापन और मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे कि अब ये चाहे आपके लिए हो चाहे हमारे लिए हो, आप भी जो है वो सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और जब आप तैयारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है या नहीं हुई है। मतलब जब भी आप उसको प्रीवियस ईयर सेट्स लगाएंगे या प्रैक्टिस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आपने करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, हम हमारी तैयारी कितनी हद तक अच्छी हो गई है, कितने हम मार्क्स गेन कर सकते हैं या कोई कहीं ऐसी कमी रह गई है जहां पे हमें सुधार करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें दोस्तों हमारी क्या है, आकलन में, आपके मूल्यांकन के अंदर आ जाती हैं। कभी कभी जो हम खुद करते हैं तो दोस्तों उसको हम आकलन कह देते हैं और जब हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में जो किया जाता है या प्राइमरी बच्चों के अंदर जो स्कूल्स में किया जाता है, तो हम दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से जब इन चीज़ों को लेते हैं तो वही हम इसको मूल्यांकन कह देते हैं, वही आपका असेसमेंट कह देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है, चीज़ें हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं लेकिन अब हमें एक पैटर्न पे पढ़ना है, उस पैटर्न पे पढ़ना है जहाँ पे गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स हो या आपके क्वालिफाई एग्जाम्स हो, जैसे सीटेट हुए या अन्य टेट्स एग्जाम हुए, वहां पे जो है हम उस तरीके को देखते हैं और उस तरीके को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले ही हमारा आ गया है आकलन। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आकलन क्या है, मैंने बताया कि हमने, देखिए आकलन जो है वो मूल्यांकन का ही एक भाग है। ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, सूचनाओं को एकत्रित करना, उसकी ये एक प्रक्रिया है। मतलब सूचनाओं को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है कि हमें क्या सूचना मिली। सूचना का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चा जो है वो क्या सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है और कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, यही एक प्रकार की सूचना है। इसको एकत्रित करने की प्रक्रिया जो है वो आपका आकलन के अंदर, असेसमेंट के अंदर आती है। अब असेसमेंट का उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया है। इसका उद्देश्य होता है कि जहां पर आवश्यक हो वहां पर सुधार किया जा सके। ठीक है, मतलब बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, उसका मतलब सर्वांगीण विकास हो, ठीक है, चाहे वो आपका शारीरिक रूप से हो, आपका मानसिक रूप से हो, ठीक है, या संवेगात्मक रूप से हो, संज्ञानात्मक हो, ठीक है, हर तरीके से वो सीखे चीजों को और अपने आप को डेवलप करे। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, आपका जब पढ़ाई की प्रक्रिया चलती है तो वहां पे आपको उसका आकलन करना पड़ता है। और आकलन का उद्देश्य क्या है, वही सूचना हमें मिलेगी कि बच्चा किस प्रकार से, किस ढंग से चीजों को देख रहा है, किस ढंग से चीजों को सीख रहा है। ठीक है, अब असेसमेंट में उद्देश्य में भी यही है कि आवश्यकता कहाँ पे है, कहाँ पे उसके सुधार की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो हम उसका सुधार जो है करें, यही इसका असेसमेंट का उद्देश्य बन जाता है। ठीक है, अब सीधे शब्दों में आप समझ गए होंगे कि खुद का आकलन या बच्चे का आकलन जब एक सिस्टमेटिक ढंग से सूचनाओं को एकत्रित करके और ये देखा जाए कि कहाँ पे उसकी प्रक्रिया में, उसके सीखने में सुधार हो सकता है, कहाँ जरूरी है, किन बातों के लिए जरूरी है, वहां पे सुधार करना ही आपका क्या कहलाएगा, आपका असेसमेंट या आपका आकलन कहलाएगा। और देखते हैं
किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने, उसकी समीक्षा करने, ये बहुत जरूरी शब्द है, ठीक है, उसकी समीक्षा करने और उपयोग करने के तरीके को ही क्या कहा जाता है, आपका आकलन या असेसमेंट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं मानता हूं कि आप जो है इसको अच्छे से जो है जान गए होंगे, अच्छे से सीख गए होंगे कि सूचनाओं को एकत्रित करना, वो सूचना कौन सी जो बच्चे के सीखने में रुकावट बन रही है या उसकी उन्नति में जो है वो आपके बहुत अच्छे से निभा पा रही है चीजों को, ठीक है, वही सूचना को एकत्रित करना और कहीं पे आवश्यक हो तो उस बच्चे की स्टडी में आपके अच्छे से सुधार करना, वही आपका आकलन कहलाता है। आगे देखते हैं। अब आकलन की नीड, मतलब हमें आकलन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने इसको दो शब्दों में, मतलब दो पार्ट में तोड़ा है और अच्छे से, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि आकलन का उद्देश्य हमें क्यों पड़ा। देखिए, पहला विद्यार्थी के संदर्भ में, मतलब स्टूडेंट जो है उनके संदर्भ में जानते हैं कि उनके लिए आकलन की जो है वो क्या आवश्यकता हो गई। ठीक है, विद्यार्थी आकलन करता है अपनी रुचि को जानने के लिए, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को जानने के लिए, योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया एवं वर्गीकरण करने के लिए। मतलब एक बच्चे को जब आकलन वो करता है तो वो देखता है कि मेरी रुचि मेरी किस चीज के अंदर है, ठीक है, आवश्यकता जानता है अपनी, ठीक है। अब जब भी आप अपने आप को आकलन कर पाता है, उसके बाद आपका पाठ्यक्रम चयन एवं वर्गीकरण के अंदर ये इसको देखता है। अब दूसरा, शिक्षक को जो है वो आकलन की क्यों जरूरत पड़ रही है वो भी देखा जाए कि शिक्षक को एज ए टीचिंग प्रोसेस के अंदर आकलन की नीड आखिर पड़ी क्यों, ये देखते हैं। छात्रों की योग्यता, मतलब छात्र के अंदर योग्यता कितनी है, ठीक है, उसमें स्किल्स कौन कौन सी हैं, अधिगम की क्षमता, उसकी लर्निंग एबिलिटी उसकी किस प्रकार की है, उसको पहचानना। भाई अगर उसको लर्निंग एबिलिटी का पता लग गया तो उसके बाद वो क्या कर पाएगा, आपके शिक्षण विधि का चयन अच्छे से कर पाएगा। कि देखो, हर एक बच्चा, आपको पता ही है कि हर एक बच्चा हर ढंग से नहीं सीखता, एक ही तरीके से वो नहीं सीख सकता, क्योंकि सब जो है वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सबका माइंड भी आपका अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर बच्चे के लिए एक ही शिक्षण विधि, पढ़ाने का एक ही तरीका उपयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, कोई मतलब हर बच्चा अलग तरीके से सीखना चाहता है। तो अब यहाँ पे आकलन में शिक्षक को एज ए क्लासरूम में ये पता लग जाएगा कि ये बच्चा इस तरीके से नहीं सीखेगा, क्योंकि इसकी जो है वो योग्यता ये अलग है दूसरे बच्चों से, उसकी स्किल्स अलग है। तो अब वो किस पैटर्न पे उसको सिखाने की कोशिश करेगा, वो जो पैटर्न है वो उसका किससे मिलेगा, उसका आकलन करके। जब वो बच्चे का आकलन करेगा तब उसके बाद में वो उसको पैटर्न मिल पाएगा, उसके बाद वो शिक्षण विधि का अच्छे से चयन कर पाएगा, ठीक है। कक्षा व्यवस्था व शिक्षण सामग्री के विकास में, ठीक है, कक्षा का वातावरण किस प्रकार से होगा, वो आकलन करेगा बच्चों को और उनको देखकर जानेगा कि किस प्रकार से क्लास का एनवायरनमेंट बनना चाहिए, ठीक है। और सहगामी क्रियाओं के आयोजन में भी आपका आकलन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है, जिसमें सहभागी क्रियाएं जो आपका पीर ग्रुप्स द्वारा होती हैं, मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था, जब बच्चे अपने एक उम्र के बच्चे अपने अच्छे से साथ में पढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अच्छे से चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है वो दोनों पैटर्न में आप देख लीजिए कि हमें जो है क्यों नीड पड़ रही है एज ए स्टूडेंट उस लाइफ में, हमें पड़ रही है अपनी रुचियों को, अपनी क्षमताओं को, अपनी आवश्यकताओं को जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अपने पाठ्यक्रम को चयन करने के लिए और उसको डिवाइड करने के लिए। एज ए टीचर क्यों पढ़ रही है, तो बच्चे की स्किल्स जान जाए वो, उसके बाद में उसकी लर्निंग एबिलिटी जान जाए और उसके बाद में उन्हीं पैटर्न को वो फॉलो करे जिस पैटर्न पर बच्चा अच्छे से सीखना चाहता है या जानना चाहता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट एग्जाम के अंदर दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है और इनसे कंफ्यूज करके वो चीजों को जानता है, देखता है, पूछता है। चलिए आगे चलते हैं, हमने नीड्स पढ़ ली, के बाद देखते हैं आपके इंपोर्टेंस आपका असेसमेंट का कौन कौन सा है, आकलन के महत्व कौन कौन से हैं। अब देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आकलन की बहुत जरूरत है, ठीक है। आकलन जैसे कि एक टीचर क्लास में के अंदर पढ़ा रहा है, उसके बाद में वो देखता है कि बच्चे इस तरीके से नहीं सीख पा रहे, ठीक है, मतलब ना तो क्लास का एक एनवायरनमेंट उस तरीके से बन पा रहा है, तो चीज़ों को वो तुरंत आकलन करेगा। ये टीचर की स्मार्टनेस होगी कि वो किस प्रकार से उनका असेसमेंट कर पाएगा, ठीक है। तुरंत वो चीज़ें माहौल बदल देगा और शिक्षण प्रक्रिया को अपनी, अब चाहे वो कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है उसको एज ए स्टोरी के बेस पे क्रिएट करे,
ठीक है, या कोई भी पोएम पे ले आए या ग्रुप डिस्कशन करा दे क्वेश्चन आंसर करके, तो तुरंत वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना लेगा क्लास का आकलन करने के बाद। ठीक है, अब जो शिक्षक, ये इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस, इसके अंदर शिक्षक भी अपना आकलन कर सकता है और छात्र भी अपना स्वयं आकलन अपना कर पाते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे ने सीखा है वो शिक्षक तो उसका आकलन करेगा, लेकिन कभी आप भी देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एग्जाम पास आ गया है और आपने तैयारी कर ली है महीने 2 महीने 4 महीने, जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये जान जाते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है और कितनी हमें करने की जरूरत है और किस तरीके को हमने अपनाया वो हमारे लिए अच्छा रहा और कौन से तरीके में मतलब हमारा गलत है, क्या हमें छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो आपको पता लगा, आपने एनालाइज करा चीजों को, बहुत डिटेल्ड में गए, खुद से समझा, आपको किसी ने खुद बताया नहीं। ठीक है, तो दोस्तों वही क्या होगा, आपका आकलन या असेसमेंट कहलाता है। ठीक, छात्र की प्रगति को जानने के लिए असेसमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, आपके पृष्ठ पोषण के लिए भी आपका असेसमेंट बहुत जरूरी है, और तीसरा अधिगम के लिए गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए, ये मैंने आपको बताया है और इंपॉर्टेंट लाइन है और ये एग्जाम्स में कई बार आपका पूछा गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आकलन का महत्व, इसके अंदर हमने देख लिया, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाया, छात्र के लिए भी स्वयं मूल्यांकन और आपका शिक्षक के लिए भी स्वयं मूल्यांकन, छात्र प्रगति को जानने के लिए, पृष्ठ पोषण के लिए और अधिगम को गुणवत्तापूर्ण वातावरण देने के लिए। ठीक है, आइए अब टाइप्स, इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, आप देखिए, स्वयं का आकलन मतलब सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या होता है, छात्र कक्षा अध्यापन के माध्यम से स्वयं के कार्य का मूल्यांकन अपना कर लेता है। कहने का मतलब बहुत आसानी से समझिए और सबकी लाइफ से ये जुड़ा हुआ है, मतलब क्लास में चीजें क्या चल रही हैं, हमें मुझे समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। ठीक है, कहाँ पे मुझे अपने टीचर से दोबारा क्रॉस क्वेश्चन करना है, मुझे ये पूछना है कि हाँ जी सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, टीचर जो है और बच्चों को लेके उस टॉपिक पे आगे चलता गया या कुछ दिन तक वो क्लास चलती रही, कहाँ पे आपने कहा कि नहीं भाई मुझे जो है वो मैंने देखा कि मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत इसमें आ रही है। अब जब दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करूंगा, अपने टीचर से मिलूंगा और बोलूंगा कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आई है और कम से कम आप या तो मेरी एक्स्ट्रा क्लास चलाइए या फिर मुझे इसको दोबारा समझाने की कोशिश कीजिए। तो ये दोस्तों क्या हो गया, आपका सेल्फ असेसमेंट हो गया। अब दूसरा आता है आपका समूह आकलन, पीर असेसमेंट। अब इसके अंदर क्या है, सहपाठी के अधिगम का मूल्यांकन व पृष्ठ पोषण। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, आपस में ग्रुप में ही बच्चे बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, तो वहां से भी जो है वो चीजें पता लग जाती हैं कि मुझे कितना अभी आया है और कितना नहीं आया। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है और सीटेट जो है ज्यादातर इसको लेता है। ठीक, फिर दूसरा तीसरा आपका ट्यूटर आकलन, भाई ट्यूटर के माध्यम से पता लगेगा, अध्यापक के द्वारा होने वाला मूल्यांकन। ठीक है, अध्यापक जो है वो आपको बताएगा कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। भाई सीधा सीधा है, स्वयं में आपने स्वयं जान लिया, स्वयं समझ लिया कि मैंने कितना सीखा है और कहाँ मुझे सुधार की जरूरत है। तो ये आपका सेल्फ हो गया। आपने पीर ग्रुप्स के माध्यम से मतलब अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से आपने डिस्कस किया चीज़ों को और वहीं से आपको ये पता लग गया कि कौन सी चीज़ें मेरी मजबूत है और कहाँ पे मुझे सीखने की नीड है, कहाँ पे मुझे सीखने की और ज़रूरत है। तीसरा आपके ट्यूटर के माध्यम से, भाई अध्यापक के माध्यम से आपको ये चीज़ पता लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आकलन आपका रचनात्मक और योगात्मक दोनों रूप में हो सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपका बना है इसलिए ये लाइन डाली गई है और ये दोनों क्या है ये हम अपने और अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, रचनात्मक क्या होता है और आपका योगात्मक क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है। आकलन के प्रकार, आगे चलते हैं। अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। दोस्तों अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपको रोकूंगा और रोकने के बाद में मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सीटेट में इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत कंफ्यूज होता है। अब यहीं पे मैं तीनों स्लाइड दिखाना चाहूंगा। अधिगम के रूप में आकलन, इंग्लिश में बोला जाए तो एज लर्निंग। ठीक है, अब इसकी अगली स्लाइड में है अधिगम के लिए आकलन, यहाँ पे देख रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब अगली तीसरी स्लाइड में यहाँ पे दिखा जाएगा अधिगम का आकलन, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे मेरा तीनों स्लाइड को देखने का मतलब ये हुआ कि आप इन तीनों स्लाइड में शुरू से ही जो है वो अच्छे से जान के चले और चीज़ों को समझते चले और यहाँ पे पेपर में जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज इन तीनों स्लाइडों में से कहीं भी ना हो।
तो पहला देखते हैं अधिगम के रूप में जो आकलन होता है, असेसमेंट एज लर्निंग। तो दोस्तों ये इस तरीके का आकलन है जो आपके पहले पॉइंट लिख रहा है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाला जो आकलन होता है उसको कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको मेरी पीछे वाली स्लाइड जो है वो समझ में नहीं आई, तो वहां पे आप मुझे रोक सकते हैं कि सर मुझे जो है वो आकलन के टाइप्स समझ में नहीं आए, या मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि मैंने आपने तो 3 टाइप्स बताए थे यहाँ पे, कौन कौन से, आपका सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और आपका ट्यूटर असेसमेंट, तो इसके बारे में मुझे बताइए। मतलब पढ़ाई के दौरान हमारी क्लास चल रही है और क्लास के दौरान ही दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ये चीज बताइए, तो ये तो कौन सा हो गया, अधिगम के रूप में। सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो आपका आकलन होता है वो होता है अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। अब आपको ये क्या काम करता है, सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो आपका बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब मैंने ऑन द स्पॉट चीजें आपसे पूछ ली, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई टीचर पढ़ा रहा है और हमारा खुद का भी आकलन हो रहा है और वो भी हमें देख रहा है, हमें जज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए और चीजों में अपना दिमाग लगाना चाहिए क्लास के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ से जो है दोस्तों लक्ष्य निर्धारण हो जाता है और यहाँ पे प्रगति की आपकी समीक्षा होने लग जाती है। स्वयं की शक्तियों की पहचान करवाने के लिए ये है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि स्वयं की शक्तियों की पहचान, ठीक है, आपके जो है वो स्टडी के दौरान जो आपका आकलन होता है उसी के अंदर ये चीज निकल के आती है कि स्वयं की शक्ति आपकी क्या है, उसकी आप अच्छे से पहचान कर सकें। तो सबसे पहला जो आपका था कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान, इसको ऐसे आप याद कर लीजिए कि क्लास के अंदर ही चीजों को पढ़ाया जाएगा और क्लास के दौरान चलते चलते क्लास के अंदर चीजों को पूछ लिया जाएगा। अब पूछने का मतलब ही यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे पूछने का मतलब ही आपका आकलन हो गया, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लीजिए, इसको क्या बोलेंगे हम, असेसमेंट एज लर्निंग। आगे देखते हैं, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो है वो आपका 2 चरणों के बीच में होता है। अब देखिए पहला क्लास हमारी चल रही थी और क्लास चलने के दौरान ही हमने आपसे चीजों को पूछ लिया था। अब जब टीचर ने आपसे चीजों को पूछ लिया था तो वहां पे या तो आप बताएंगे उसको या फिर नहीं बताएंगे या फिर आप उसको कम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 2 चरणों के अंदर होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और यहाँ से चीजें पूछी जाती हैं। इसके अंदर कौन सा आता है, आपका निदानात्मक आकलन और अगला आता है आपका रचनात्मक आकलन। इसमें क्या होता है, जब अब आपने जो है वो, मैंने क्लास पढ़ाई, आपको पढ़ाने के दौरान ही मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब आप पे वो नहीं बताया गया, तो अब दोस्तों इसमें मैं क्या करूंगा, वो तो आकलन हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी कठिनाई का पता लगाओ, ठीक है भाई, आपको क्यों नहीं सीखा आपने, मतलब क्या ऐसी दिक्कत आई जो आपको सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चे की कठिनाई का पता लगा लिया जाता है, निदान मतलब समस्या का पता लगाया जाता है कि किस समस्या के कारण वो जो है वो ये चीज नहीं सीख सका, ठीक है। पहला पॉइंट आता है पहले चरण में, और दूसरे में आता है आपका रचनात्मक आकलन। इसमें बच्चों को सक्रिय भागीदारी जो है वो दी जाती है, सीखने में सक्रिय भागीदारी बच्चों को बनाया जाता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए और चीजों को सीखे। तो ये जो है आपका, अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है दोस्तों, इसके अंदर एक पोर्टफोलियो आ जाता है, कार्य प्रगति पत्र आ जाता है, शिक्षक पर आधारित जो है चुनौतियों की पहचान आ जाती है, क्षमता पर जोर आ जाता है और गलतियों की इसमें जांच शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है और यहाँ से ये पूछता है कि अधिगम के लिए जो आकलन होता है क्या उसमें जो है वो कोई अंक या कोई ग्रेड प्रदान किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर से आपका पूछी गई लाइन है, ये इसलिए यहाँ पे मैंने डाली है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है वो कोई भी ग्रेड या अंक आपको प्राप्त नहीं किया जाते, इसमें जो है वो रिकॉर्ड आपके व्याख्यात्मक रूप से रख लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के आकलन के बारे में यहाँ पे हम कुछ नहीं डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा या कैसे सीखा, बस ये जानेंगे बच्चा कैसे सीख रहा है और क्या क्या दिक्कतें उसके सामने आई हैं। उसमें हम उसको अंक बिल्कुल भी नहीं देंगे, हम उसका जजमेंट नहीं करेंगे, बल्कि एक मतलब एक डॉक्टर की तरह, एक टीचर की तरह, एक जो है पेरेंट्स की तरह उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें उसकी आई हैं। अब जब हमें दिक्कतें को पता लग जाएगा तो फिर हम उसको जो है अच्छे से ज़्यादा उसको भागीदार बनाएंगे चीज़ों को सीखने के लिए, उसको क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आपके पोर्टफोलियो है ये भी आगे आएगा, इसको मैं अभी बताऊंगा ये पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है, ठीक है। और उसकी जो क्षमताएं हैं वो सब एक मतलब चीज़ों को हम रिकॉर्ड रखेंगे, क्योंकि ठीक है, सीखने के लिए आकलन फॉर लर्निंग, इसमें कोई भी ग्रेड किस प्रकार का नंबर कुछ नहीं दिया जाता, बस बच्चे की जो है वो सुधार पे जोर आपका दिया जाता है। क्योंकि आकलन का मतलब ही मैंने एक लाइन में बताया था शुरू में कि आकलन का मतलब है जहां भी बच्चे के सुधार हो सकता है
वहां पे आपको उसका सुधार करवाना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा और फिर से इंपॉर्टेंट, अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इसको क्या है, इसको कब करा जाता है भाई, हमने बच्चे की क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद जो है वो अपने चीजें चलती रही, अब ये जो है बिल्कुल लास्ट में होगा, इसको इकाई समाप्ति यूनिट के अंत में जो है वो आपका करते हैं। मतलब हमने कोई भी चैप्टर बच्चे को पढ़ाया था, हमारी क्लास चल रही थी, क्लास चलने के बाद हमने उससे डायरेक्ट पूछ लिया था, ठीक है, वो आपका पहला हो गया था। दूसरे वाले में आपका 4 में आ गया था, उसमें हमने उस बच्चे की किन किन कमियों को पता लगाया था कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा, और उसमें सुधार करवाया था, और उन चीजों का रिकॉर्ड जो है वो रख लिया था। अब ये वाला जो आकलन होगा, अधिगम का आकलन, ऑफ आकलन जो होगा, जो आपका ऑफ असेसमेंट होगा, तो इसमें क्या होगा, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, अब भैया वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब होगा आपका टेस्ट। ठीक है, अब हर बच्चे का टेस्ट होगा, जो चीज मैंने पढ़ा दी, अब इसमें क्या दिया जाएगा, अब जब टेस्ट दिया होगा तो बच्चे टेस्ट देने के बाद बच्चों को जो है वो नंबर दिए जाएंगे, ग्रेड दिया जाएगा, उनका परिणाम प्रदर्शित किया जाएगा कि इस बच्चे ने जो है वो इतने अंक प्राप्त करे हैं और इस बच्चे ने इतने अंक प्राप्त करे हैं। इसके अंदर नंबर जो है वो बच्चे को ग्रेड दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, वो पूछता है कि आपके कौन से आपके लर्निंग में असेसमेंट में बच्चे को ग्रेड दिए जाते हैं, कौन से वाले में ग्रेड नहीं दिए जाते। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। आपका ऑफ लर्निंग के अंदर जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर ग्रेड दिए जाते हैं। छात्रों की उपलब्धि, अचीवमेंट की इसमें सूचना दे दी जाती है। भाई छात्रों ने जब बच्चों को ग्रेड प्राप्त हो गए, नंबर प्राप्त हो गए, क्लास में फर्स्ट आना एक दोस्तों अचीवमेंट ही तो होता है, क्लास में टॉप करना, चाहे टेस्ट हो चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो, तो वो एक अचीवमेंट ही होता है बच्चे का। ठीक है, तो इसके अंदर छात्रों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है और इसके जो आपके परिणाम की सूचना जो है वो पेरेंट्सों को दे दी जाती है। भाई एक स्कूल में जब बच्चा सीखता है तो उसके बाद में पेरेंट्स भी जो है, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है, वहां पे जो है वो बच्चे को बताना होता है, पेरेंट्सों को, टीचर्स को, कि भाई बच्चे ने जो है वो चाहे 2 महीने अपना पढ़ाई कर ली है या 1 महीना कर ली है या 3 महीने या हाफ ईयरली, मतलब किसी भी प्रकार से वो आपके कैसे जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो टेस्ट के नंबर या आपके हाफ ईयरली के नंबर जो है वो पेरेंट्स देखते हैं और वो उसके बारे में जानते हैं, और ये टीचर्स ही जो है वो उनके बारे में बताते हैं कि आपका बच्चा इस प्रकार से चला है और ऐसे ऐसे जो है वो उसके सामने दिक्कत आ रही है, यहाँ पे उसका सुधार किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान होती है, और इसके बाद में जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें जो है वो आपका निदानात्मक आकलन होता है, रचनात्मक आकलन होता है, बच्चे की जो है ऑन द स्पॉट पूछ ली गई थी चीजें, अब जो भी कमियां हैं उनको यहाँ पे दूर किया जाता है और उसकी क्षमता वगैरह को जान लिया जाता है और शिक्षण कौशल को जो है वो चेंज किया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे को बताया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब दोनों चीजें हो गई, अब तीसरे में क्या है, बच्चे का फाइनल टेस्ट होगा, उसका यूनिट टेस्ट होगा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, उसके बाद में बच्चों को ग्रेड दे दिया जाएगा, बच्चे की उपलब्धियों को पता लगा लिया जाएगा, उसके बाद में उसके परिणाम को उसके पेरेंट्सों को दे दिया जाएगा कि देखिए आपके बच्चा इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, आप भी घर पे इस प्रकार चीज़ों को सुधारिए और हम भी सुधार रहे हैं, या फिर आपका बच्चा बहुत अच्छे से जो है वो टॉप किया है, तो उस प्रकार को चीज़ों को बनाए रखें, वो माहौल बच्चे को दे रखें, उसके फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले में ग्रेड आपको दे दिया जाता है और इससे पहले वाले में जो है वो ग्रेड आपको नहीं देगा। बच्चे की जो भी कमी है वो आपका लिखित रूप से रखेगा, चाहे फिर वो पोर्टफोलियो में रखे या आपके रिकॉर्ड्स में रखे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो वो था हमारा आकलन, असेसमेंट। अब दूसरा हमारा जो एक ही स्लाइड में मैंने डाला है, क्योंकि ये हमारे जो आपके सीटेट एग्जाम में जो है वो कम पूछा जाता है, लेकिन ये इन दोनों के बीच की कड़ी है। जब आपने असेसमेंट देख लिया तो इसके बाद में आपको मापन देखना ही पड़ेगा। अब मापन या मेजरमेंट क्या है दोस्तों, ये एक आपका क्रिया है। ठीक है, अब ये क्रिया किस चीज की क्रिया है, आपका मापन के अंतर्गत विभिन्न निरीक्षण, वस्तुओं एवं घटनाओं का अंकात्मक रूप में वर्णन किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी निरीक्षण हुआ किसी भी चीज को लेके, या फिर कोई भी वस्तु हुई या फिर कोई भी घटना हुई, उसको कौन सा रूप देंगे हम दोस्तों, उसको हम अंक का रूप देंगे। ठीक है, जिसमें हमें मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाएं कि उन घटनाओं को निरीक्षण करने की, ठीक है, उन घटनाओं के बारे में जानने की, उन वस्तुओं के बारे में जानने की, इसी को दोस्तों आपको क्या कहा गया है, मापन या मेजरमेंट किया गया है। चीजों को अंकों में अगर हम प्रदर्शित कर देते हैं तो वही आपका मापन या मेजरमेंट कहलाता है। अब मापन शब्द का प्रयोग जो है वो विद्यार्थियों के अंक के प्रदर्शन में आपका होता है। भाई बच्चे का जो रिजल्ट भी बनता है, ठीक है, वो अंकात्मक रूप में ही तो बनता है।
ठीक है, कि 50 में से बच्चे के 30 नंबर आए, 35 नंबर आए, या 50 में से 50 आए, वो उसकी उपलब्धि है। तो वही जो है वो आपका दोस्तों मापन होता है या मेजरमेंट होता है। हम आकलन में जो है चीज़ों को जांचते हैं, और मेजरमेंट में हम उन जो जांची हुई चीज़ें हैं, जो हमारी चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है, जब हम उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में फीड कर देते हैं। भाई कहने का मतलब ये है, इस तरीके से जानिए कि आपने कोई भी एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद तुरंत आप बाहर निकले, कहीं ना कहीं आपने अपना आकलन कर लिया कि भाई 150 नंबर का सीटेट का एग्जाम था। मेरा अगर अपने आकलन करूं, मतलब आकलन आप खुद से सोच रहे हैं कि हमारा मेरी चीजें कैसी गई हैं, और जहां पे आपने ये सोच लिया कि भाई मेरे आपके 150 में से कितने नंबर आएंगे, फिर कम से कम मेरे 120 नंबर आ सकते हैं, 30 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, ठीक है। अब आप एक बोलते हैं कि एग्जाम पे बाहर निकलते पेपर कैसा हुआ, तो आप कहते हैं पेपर अच्छा हुआ या पेपर बेकार हुआ। तो यहां तो आपने आकलन किया था, मेरा पेपर अच्छा गया या मेरा पेपर बेकार गया, यहां पे आपने अपना असेसमेंट कर लिया। लेकिन आप अगर इस हद तक पहुंच गए कि भाई घर पे जाके आपने आंसर कीज मिलाई या कुछ भी देखा, या आपने अपने माइंड से ही अपने सोच के बता दिया कि भाई मेरे तो 120 प्लस नंबर बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आकलन को अंकात्मक रूप दे दिया, ठीक है। अब उसी अंकात्मक रूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम मापन कहते हैं, ठीक है। अब मापन किसी वस्तु की मात्रा के रूप में आपका प्रकट करने की प्रक्रिया है। किसी भी वस्तु को उसको मात्रात्मक रूप में देने की प्रक्रिया आपका मापन कहलाती है। अब ये कार्य कौन कौन से करती है, तो दोस्तों ये दो कार्य करती है। पहला, वस्तुओं को संख्यात्मक रूप प्रदान करने का, और दूसरा, घटनाओं को संख्यात्मक रूप प्रदान करने का। ये दो प्रकार के कार्य आपका जो है वो मापन करता है, ठीक है। मापन बहुत बड़ी चीज नहीं है, मापन के द्वारा ही अब जो है वो चीजें हमारी एवोल्यूशन जो है वो हमारा इसके बाद में मैंने इसलिए डाला है कि मापन के बाद में आप चीजों को समझें और अच्छे से वो आपके माइंड में बैठ सके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब दोस्तों हमें एवोल्यूशन पढ़ने में जो है वो आपका मजा आएगा, मूल्यांकन पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आकलन और मेजरमेंट आप दोनों को अच्छे से उम्मीद करता हूं कि समझ पाए होंगे। अब आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो मूल्यांकन है दोस्तों, इसको जानते हैं, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, ठीक है। आइए देखते हैं, आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपका बच्चों की अभिव्यक्ति, बच्चों की क्षमताएं, बच्चों की अनुभूति आदि का मापन करना है, ठीक है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन जो है वो एक दोस्तों व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। अब यहीं पे एक लाइन ये आपकी जो है वो इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है, किसी भी बच्चे के बारे में जानना, उसकी क्षमताओं को जानना, उसकी अभिव्यक्ति को जानना, उसके एटीट्यूड को जानना, ठीक है। उसकी जो एक छोटी प्रक्रिया कौन सी हो गई दोस्तों, उसकी छोटी प्रक्रिया हो गई आपका आकलन, और उसकी जो है वो बड़ी व्यापक जो है वो आपकी प्रक्रिया हो गई, तो वो जो हो गई दोस्तों वो हो गई आपका इवैल्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका जो वेन डायग्राम से समझिए आपका मूल्यांकन हो गया, ठीक है। अब मूल्यांकन का ही इसके अंदर का एक भाग है आपका असेसमेंट, ठीक है, और इसी का आपका दूसरा भाग है आपका मेजरमेंट। तो मूल्यांकन दोस्तों जो है वो मूल्यांकन के अंदर आपका असेसमेंट भी आ जाते हैं और आपका मेजरमेंट भी कवर हो जाता है, ठीक है। यहीं पे आपको ही बताया गया है कि ये दोस्तों एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और ये दोस्तों एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विपक्ष में विषय में सूचना एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना और उसका व्याख्या करने से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। भाई किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में उसके पक्ष क्या रहे हैं, उसके विपक्ष क्या रहे हैं, उनकी सूचनाओं को एकत्रित करना, उसके बाद में उसका विश्लेषण करना। भाई हमें ये पता लग गया कि ये इसकी सूचना मिली है, यहाँ पे ये दिक्कत आया है, अब जो है उन चीजों को हम विश्लेषण करेंगे, चीजों को अच्छे से सुधारने की कोशिश करेंगे, चीजों को जानेंगे, फैक्ट को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपनी व्याख्या करेंगे और उसके बाद में हम चीजों को बताएंगे। तो यही जो है वो आपका क्या है दोस्तों, यही मूल्यांकन है। यहाँ पे मैंने दोनों को एक ही उसमें डाल दिया ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। आकलन छोटी प्रक्रिया हो गई और मूल्यांकन जो है उसकी बड़ी प्रक्रिया हो गई। अब इसमें ये आप वेन डायग्राम जो है वो लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इन तीनों का मतलब समझ में आया होगा और अच्छे से आपने इसको देखा होगा। आइए जानते हैं और जानते हैं
मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ठीक है। बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा उनके दोषों को जानना। भाई सबसे पहले हम अगर बच्चों को कोई भी चीज सिखा रहे हैं तो हम ये जानेंगे उसको सीखने में क्या दिक्कत आ रही है। हमने उसका आकलन कर लिया है ऑलरेडी, आकलन में मैं बार बार नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि आकलन की ये व्यापक रूप है। आकलन छोटा था, अब यहाँ पे व्यापक था, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों की कठिनाइयों को, बच्चे को क्या दिक्कतें आ रही हैं चीजों को समझने में, क्या जानने में, और क्या दोष है उसको सबसे पहले जानना, यही मूल्यांकन का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपका उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों एक उपचारात्मक शिक्षण में आता है जब बच्चे का आपका, हमने चीजों की कठिनाइयों को जान लिया, भाई हमें ये पता लग गया कि इस बच्चे को सीखने में ये दिक्कत आ रही है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उस बच्चे को छोड़ तो नहीं देना है, अब वहां पे उस बच्चे की उस कठिनाई को हमें दूर करना है, उसको उपचार देना है। उपचार शब्द का मतलब यहाँ पे ये है, आप इसको एक एक्स्ट्रा क्लासेस से मान लीजिए, ठीक है। उसको प्यार से समझाना है, उसको सही डायरेक्शन देनी है, अपनी टीचिंग मेथड को बदलना है, किस पैटर्न पे वो समझना चाहता है वही दोस्तों हमें उसका उपचार करना है। तीसरा, बालकों की चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। मतलब बच्चा जो है वो केवल एक किताबी ज्ञान ही लेके ना रह जाए, उसके सर्वांगीण विकास, ठीक है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, वो डांस में भी अच्छा हो, वो आर्ट्स में भी अच्छा हो, इन सब चीजों को लेके हमें उसका मूल्यांकन करना है, उसका हमें सर्वांगीण या चहुमुखी विकास करना है। बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण के परिवर्तन की जांच करनी, कि भाई उनका व्यवहार एक अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या उनका आचरण किस प्रकार का है, तो वो ही हम चीजें इन सब के बारे में देखते हैं। एक अच्छा बिहेवियर उसके अंदर डालना ताकि वो अच्छे से समाज में रह सके और अच्छे से एक अच्छा नागरिक बन सके। ये जो चीजें हैं आपके मूल्यांकन की जो है वो उद्देश्य बन जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। देखिए, इससे अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। अब मापन शब्द आ गया देखो, अब जबकि है मूल्यांकन, अब मापन आपने जान लिया कि मापन का क्या है, भाई हमें अंक जो है वो उसने दे दिया, तो यहीं पे यहाँ पे मापन हो जाएगा। मतलब हमारी अध्ययन कौन सी पद्धति है जिससे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका भी, और आपके अध्यापन का भी, अध्ययन और अध्यापन दोनों का ही जो है वो इससे मापन हो सकता है, ठीक है। यह जांचना कि बच्चे के कुशलताओं, योग्यताओं आदि को कितना ग्रहण किया है, ठीक है। बच्चे ने बच्चे में क्या क्या कुशलताएं हैं, उसकी योग्यता क्या क्या है, किस प्रकार से, ये सब हम जो है वो आपका मूल्यांकन में जांच पाते हैं, ठीक है। अब मूल्यांकन द्वारा आपका प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त क्रियाओं का अंकन इसके अंदर मूल्यांकन में क्या क्या कर लिया जाता है, ठीक है। प्रयोजन क्या क्या किया गया है बच्चे के लिए, शिक्षण विधियां की कौन कौन सी, भाई कौन सी शिक्षण विधि किस प्रकार से बच्चे के लिए कैसे उपयोगी है, इसका भी मूल्यांकन जो है वो हो जाता है। और दूसरा, आपके विद्यालय की समस्त क्रियाओं का भी अंकन इसके अंदर किया जाता है, कि मतलब मूल्यांकन जो है सिर्फ बच्चे का ही नहीं होता, सिर्फ टीचर का ही नहीं होता, शिक्षण विधियों का भी होता है, और उस विद्यालय में जो जो चलने वाले कार्यक्रम हैं हर चीज का मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार से जो है वो अपने शिक्षण पद्धति को हम अच्छा कर सकें और बच्चों के लिए उपयोगी बना सकें। यही दोस्तों हमारे मूल्यांकन के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके उद्देश्य होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और जानते हैं इसके बारे में, और जहां से क्वेश्चन सब हमारे आने शुरू होंगे वहां से भी जो है वो चीजों को हम नोट पॉइंट करते चलेंगे। अब मूल्यांकन का महत्व, इंपॉर्टेंस आपके क्या क्या हो गए, छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसर करना। भाई मूल्यांकन का यही तो उद्देश्य है कि बच्चे के सामने जो भी दिक्कत आई है हमें वो जानना और उसके बारे में बताना कि बच्चा किस प्रकार से जो है वो अपने अध्ययन की ओर जो है वो उसको हम प्रेरित कर सकें और अच्छे से पढ़ने के लिए उसको कह सकें, ठीक है। ये इसका पॉइंट हो गया। छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है। भाई मूल्यांकन जो है व्यक्तिगत मार्गदर्शन में भी सहायता करता है। भाई क्लास के अंदर 50 से 60 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब मूल्यांकन, एक टीचर जो है वो एक बार में सब पर नजर नहीं रख सकता, लेकिन उनका जो मूल्यांकन करेगा, ठीक है, उसके बारे में वो हर एक के बारे में जान पाएगा कि कौन बच्चा किस प्रकार से कैसा चल रहा है और किस प्रकार से उसकी उन्नति हो रही है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल भी मूल्यांकन के बारे में जो है वो छात्रों के पता लगता है, उसमें सहायता प्रदान करता है, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होता है। शिक्षण मूल्यांकन क्या करता है, आपकी शिक्षण पद्धति कैसी है उसके बारे में, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे उनके उद्देश्यों की भी प्राप्ति इसके माध्यम से हो जाती है, ठीक है।
बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता ही है, ठीक है। बच्चे की प्रगति में भी, बच्चा किस प्रकार से प्रगति अपने अच्छे से कर सकता है, उसके भी अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी दोस्तों ये आपका बहुत उपयोगी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी उसके लिए। भाई कोई भी शिक्षा जो है बच्चा जो लेता है, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि आगे जाके वो उसके जीवन की आजीविका बन जाए, उसके कमाने का साधन, कुछ अर्निंग वो उससे कर सके। तो वहां पे भी मूल्यांकन जो है उसकी शैक्षिक तौर पे तो मदद कर ही रहा है, वहां पे उसकी व्यावसायिक मार्गदर्शन भी मूल्यांकन कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस तरीके से भी चीजों में आगे जा सकते हैं, इस तरह से अपना फ्यूचर जो है वो बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है वो सीटेट ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एनसीईआरटी पुस्तक मूल्यांकन की अवधारणा क्या कहती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इसमें क्या बताया है। अब इसके 3 बिंदु उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं, मैंने ऐसी की ऐसी उनको यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले जो है वो मूल्यांकन जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मूल्यांकन की वो अवधारणा देता है कि उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। भाई हमारा मूल्यांकन ये बताया है कि बच्चे के जो उद्देश्य है, जो मतलब शिक्षण का जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति किस सीमा तक आपके हो गई है। कक्षा का जो अनुभव है वो किस सीमा तक आपके काम आया है बच्चे के। तीसरा, आपके शिक्षा की जो प्राप्ति वो ठीक से किस स्टेज से हुई है, किस तरह से वो आपका हुई है, ठीक है। उद्देश्य की प्राप्ति हमारी किस सीमा तक हो गई, कक्षा अनुभव जो है वो बच्चे के किस सीमा तक जो है वो काम आए हैं, और आपके शिक्षा की जो प्राप्ति है वो भी किस सीमा तक आपके हो चुकी है। ये 3 पॉइंट आपका ऐसी के ऐसी आपका एनसीईआरटी मानता है, ठीक है। अब इसके बारे में, अब जो मूल्यांकन है दोस्तों, इसकी कुछ उपयोगिताएं भी हैं, मूल्यांकन के कुछ आपके देख लेते हैं मूल्यांकन के बारे में। भाई मूल्यांकन अगर हमारा हो तो किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार, तो देखिए पहला आपका वैधता। भाई मूल्यांकन आप किसी भी चीज का कर रहे हैं तो क्या वो वैध हो या नहीं हो, लीगल हो या नहीं हो, ठीक है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति आपकी जो है पूर्ति में सक्षम हो। जो मूल्यांकन के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के अंदर आपका सक्षम होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वैधता जो है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपका विश्वसनीयता, ठीक है। विश्वसनीयता में क्या, आपकी प्राप्त परिणामों में आपका अंतर नहीं आना चाहिए। भाई हमने किसी भी चीज का मूल्यांकन कर लिया, अब जो हमारे सामने जो परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो कि अंकीय रूप में हुए हैं, मापनीय रूप में हुए हैं, ठीक है, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए कि ये बनी कभी हमने यहाँ मूल्यांकन किया तो इस चीज का ये अंतर है, और यहाँ पे मूल्यांकन किया तो यहाँ पे ये डिफरेंस आया है। तो ये दोस्तों हमारा जो है वो आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पहले वैध होना चाहिए, दूसरा आपका उसके अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। अब एक से अधिक विकल्प आपके उत्तर के मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अध्यापक का प्रभाव उसमें ना हो, वस्तुनिष्ठ हो चीजें, ठीक है। अध्यापक का प्रभाव जो है वो मूल्यांकन पे ना हो। ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी ये आपका हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी मूल्यांकन के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका विभेदीकरण। विभेदीकरण में क्या है, पेपर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। मतलब पेपर भी अगर हम बना रहे हैं ना, पेपर के द्वारा ही तो हम उसको मूल्यांकन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पेपर भी बने तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो है वो सब चीज को देख के ध्यान में रख के, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख के बने। ऐसा ना हो कि एक बच्चे के लिए तो पेपर जो है वो आपका आसान सिद्ध हो और एक बच्चे के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाए। कहीं ना कहीं पार्शियलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, आपकी निष्पक्षता उसके अंदर होनी चाहिए। आपका समग्रता, समग्रता में आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्न जो है वो उसके अंदर आपका मूल्यांकन में सम्मिलित होने चाहिए। भाई मूल्यांकन जो है वो आप अपने एंड में कर रहे हैं, अब लास्ट में ऐसा नहीं है कुछ प्रश्न जो है वो शुरू के पैटर्न पे आपके अच्छे से आ गए और कुछ जो है वो बाद के आपने छोड़ ही दिए। तो पूरे सिलेबस को कवर करके जो आपके क्वेश्चन पैटर्न रहने चाहिए वो उसमें कवर होने चाहिए, समग्रता उसके अंदर होनी चाहिए, टोटलिटी, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी। देखिए अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होने चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊँ, आपकी शिक्षा जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा होती है और एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसके बारे में पूरा एक टॉपिक है अलग से, वो मैं आपको कवर कराऊंगा, आगे आएगा वो टॉपिक। तो दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें हम एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लिए तैयार रहते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे कॉलेज जाते हैं या अपने स्कूल जाते हैं पूरा तैयार होके बन ठन के टाई वाई लगा के, तो वो शिक्षा जो आप लेने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा,
ठीक है। अब ये जो अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है दोस्तों, हम स्कूल से आ गए, हम चीजें अनौपचारिक शिक्षा में कहीं से भी चीजें सीख रहे हैं, समाज में रह के सीख रहे हैं, किसी की दुकान पे खड़े हैं वहां से कुछ सीख लिया, ठीक है, मार्केट में है वहां से कुछ सीख लिया, घर में भी हम कुछ सीख रहे हैं, छोटे से सीख रहे हैं, बड़े से सीख रहे हैं, अनौपचारिक में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा भी जो है वो दोस्तों बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमें पढ़ लिख के हम पूरे स्कूल में तो रहेंगे नहीं, समाज में जाएंगे, उसके समाज में हम जिएंगे, ठीक है, तो हमें उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि व्यवहारिक हो चीजें, ठीक है, और अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर भी चीजें आपके आधारित होनी चाहिए, जो आपकी मूल्यांकन होगा, ताकि वो आगे जाके समाज का ही एक हिस्सा जो है वो बच्चा बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो है वो आपसे मैंने एक एक लाइन में इसलिए ही दिए हैं ताकि आपके चीजें जो है वो बहुत इजी समझ में आ जाए, नहीं तो इन पे पूरे पूरे एक पैराग्राफ है, लेकिन अगर हमें चीजें एक लाइन से समझ में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वो दिमाग में बैठ जाती हैं, उसका 10 लाइन का कोई मतलब उसमें नहीं बनता, ठीक है दोस्तों। इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर हम आगे चलते हैं। अब मूल्यांकन की प्रविधि, प्रविधि आपके मेथड्स जो है वो दोस्तों, वो मूल्यांकन के इवेल्युएशन के मेथड आपके कौन कौन से हैं, किस तरीके से आप जो है वो बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, और ये सभी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सीटेट एग्जाम में आपसे मैं फिर कह रहा हूं, सीटेट एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इनसे दिए गए हैं और इनसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब पहला जो है वो आपका रिटन एग्जाम, मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं, रिटन एग्जाम के थ्रू कर सकते हैं। इन परीक्षाओं में आपके निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य हैं, और आपका निबंधात्मक परीक्षाओं में छात्र की जो है वो विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने आपके होते हैं, ये आप जानते ही हैं सब, आपने एक स्कूल में जो है वो या कॉलेज में आप पेपर देते ही हैं। रिटन परीक्षा में कौन कौन से आते हैं जो दोस्तों, एक तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, फिर शॉर्ट्स आते हैं, वेरी शॉर्ट्स आते हैं, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आप जो है पेपर देकर आते हैं, उसके बाद में जो आपकी कॉपी चेक होती है, इसके बाद में जाना जाता है कि आपका कितना मिला, और वो जो जाना जाता है दोस्तों वो अंक के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है कि 50 में से इतने नंबर आए या इतने नंबर आए। उसके बाद में आपका ये एक आपका मेथड हो गया आपका मूल्यांकन करने का, एक बच्चे का मूल्यांकन करने का, ठीक है। दूसरा आपका आपके मौखिक परीक्षाएं, ओरल एग्जामिनेशन भी जो है वो छोटे बच्चे को होते हैं। इन परीक्षाओं के द्वारा छात्रों की उपलब्धियों के उन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है जिन्हें हम लिखित परीक्षाओं के द्वारा जो है वो नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यही जो है वो आपके मुख्य जो है वो मौखिक परीक्षाएं इसमें होती है। तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल चीजें हैं, इसमें आप देख लीजिएगा, हेडिंग्स लिख लीजिएगा और उसको जान लीजिएगा। आपका साक्षात्कार दोस्तों, आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू क्यों हो रहा है, उसकी जरूरत हमें, नीड क्यों पड़ रही है, किसी भी चीज के इंटरव्यू की हमें नीड आखिर पड़ क्यों रही है दोस्तों। आपने बहुत बड़े बड़े एग्जाम देखे होंगे, IAS PCS का एग्जाम आपने सुना होगा, उसमें भी जो है दोस्तों हर चीज से हम आपके गुजर जाते हैं, उसमें पैटर्न में कई सारे एग्जाम्स होते हैं, लिखित परीक्षाएं बच्चा देता है, हर सब्जेक्ट को अलग अलग देता है, ठीक है। उसके बाद भी दोस्तों उसका इंटरव्यू होता है। तो अब इंटरव्यू क्या है, ठीक है। साक्षात्कार की विधि में आपके परीक्षाकर्ता व्यक्ति से बातचीत करके आपके सूचनाएं एकत्रित करता है। भाई बच्चे ने लिख तो दिया, अब क्या वो उसके ज्ञान में व्यवहारिक है। मैं आपसे बता रहा हूं ना कि चीजों को, मैंने पहले भी शुरू से ये मैं कहता चलता हूं कि चीजों को, सब्जेक्ट को पढ़ना ही सिर्फ हमारा काम नहीं है, ठीक है। उस चीजों को समझना, अपने मतलब की चीजें उसमें से ग्रहण करना, अपने जीवन में डालना, और फिर उनको जो है वो अप्लाई करना अपनी लाइफ में, वही जो है वो क्या होता है। अब यहीं पे वही जांच ये आपका कर पा रहे हैं कि आपने पढ़ा हुआ, आपने पढ़ लिया, उसको लिख दिया, ठीक है, याद करा, पढ़ा, आपने लिख दिया उसमें, लेकिन क्या आपने अपने जीवन में उस चीज को उतारा। अब यहीं पे जो है वो इंटरव्यू आपका ये देखता है कि आपने चीजों को समझा भी या नहीं, अपनी लाइफ में उतारा भी या नहीं, आपकी सोच उससे डेवलप हुई नहीं हुई, सोच जो है वो आपकी यूनिक हुई नहीं, आप क्रिएटिव हुए नहीं, आप लोगों से बेहतर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। तो ये सब चीजें जो है वो आपका इंटरव्यू के अंदर आ जाती है। क्या करता है दोस्तों, वो आपसे बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद में जो है वो चीजों को नोट करता है, इन सब चीजों को देखता है। तो ये भी आपका एक तरीके का मूल्यांकन होता है। साक्षात्कार ये भी मूल्यांकन का एक मेथड है या प्रविधि है। साक्षात्कार द्वारा आपके विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, ठीक है, आपके आत्मविश्वास, उपयुक्त दृष्टिकोणों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, कि भाई आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, या आपका बौद्धिक स्तर, इंटेलिजेंस पावर आपकी कैसी है, आप क्रिएटिव हैं या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या नहीं है, चीजों का समाधान ढूंढ सकते हैं, या मतलब बौखला जाएंगे औरों की तरह, मतलब चीजें नहीं कर पाएंगे। तो यही सब चीजें जो है वो साक्षात्कार में आती हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट नोट है।
मौखिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के उद्देश्यों में अधिक जो है वो अंतर नहीं होता है। कहने का मतलब वही होता है, दोनों पैटर्न जो है वो आपके अलग अलग होते हैं। और देखते हैं प्रयोगात्मक परीक्षाएं, ये आप सभी ने दिए होंगे। आपका एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनेशन, भाई आपके एक्सपेरिमेंटल जो चीजें होती हैं गणित में, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि विषयों में आपके प्रयोग कार्य द्वारा आपके प्रत्यय एवं संकल्पनाओं मतलब कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेसिस जो है का स्पष्टीकरण जो है वो आपका कराया जाता है। गणित में किस चीज का होता है, ज्योमेट्री का और त्रिकोणमिति का, ठीक है। विषयों में जो है वो प्रैक्टिकल चीजें जो होती हैं ये सब इसमें होता है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है और हाइपोथेसिस जो है आती हैं। अगला प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सीटेट जो है वो ऑब्जर्वेशन पे जो है वो बहुत ज्यादा जोर देता है। इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली व्यवहारगत घटनाओं तथा परिवर्तन का अभिलेख तैयार इसमें किया जाता है। ऑब्जर्व किया जाता है कि व्यक्ति के जो है वो व्यवहारगत घटना एवं उसमें क्या घटनाएं उसके साथ में हुई और उसके अंदर कैसे परिवर्तन उसके अंदर आए हैं, वो जो है वो आपका दोस्तों किसके अंदर आता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है। और इसी के लिए दोस्तों क्या तैयार किया जाता है, आपका एक अभिलेख इसमें तैयार किया जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सीटेट एग्जाम के लिए इसको लगा लीजिए हाल स्पेशली आपका सीटेट में, ठीक है, जो आपका 2022 में जो है वो पूछने की पूरी संभावना है। और सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में अगर कुछ पूछा गया है तो वो आपका पोर्टफोलियो पूछा गया है। इसके द्वारा छात्र के कौशलों का मूल्यांकन को संग्रह किया जाता है, ठीक है। समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह, यह आपके रोजमर्रा काम से भी आपका इसमें हो सकते हैं। अब बहुत आसान शब्दों में, ये तो एक टेक्निकल टर्म थी, आसान शब्दों में कि बच्चे ने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में उसने जो है वो उसका नाम क्या है, उसके घर वालों का नाम क्या है, उसके घर वालों के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, किस बैकग्राउंड से वो आता है, और ठीक है उसने अपने एक साल के अंदर जो है वो क्या क्या चीज अचीव करी, किस प्रकार की घटनाएं उसकी लाइफ में हुई और वहां से उसके बिहेवियर में क्या परिवर्तन आया, और उसके बाद में जो है वो उसने एग्जाम दिया, एग्जाम में कैसे मार्क्स उसने गेन किए। इस तरीके का जो है वो टीचर जो है वो आपका वो बनाता है पोर्टफोलियो। और वही पोर्टफोलियो जब वो अपनी सेकंड क्लास में आता है तो उसी टीचर के द्वारा नेक्स्ट टीचर को वो सब चीजें दे दी जाती हैं। अब इसका जो है वो क्या फायदा होता है दोस्तों, इसका फायदा ये होता है कि पहले टीचर को जो जो चीजें जो हो उसको देखने में लगी, ठीक है, उसको समझने में लगी बच्चे ने जब एडमिशन लिया, ठीक है, उसके बाद में दूसरा टीचर जो है वो उसका जो है वो मूल्यांकन से पहले उस पोर्टफोलियो को जानेगा, उसको देखेगा, खोलेगा कि हाँ भाई ये बच्चे में कमजोरियां हैं, ये बच्चे ने अचीव किया हुआ है, बच्चे में ये स्किल्स अच्छी हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस उसके अच्छे हैं, यहाँ पे वो चीज़ों को बहुत बेहतर समझता है। इस टीचिंग मेथड से उसको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती हैं। बच्चों को कविता के माध्यम से, आपके स्टोरीज के माध्यम से, पोएम के माध्यम से चीज़ें अच्छी लगती हैं। गणित में बच्चा कैसा है, इंग्लिश इसकी कैसी है, वो सब चीज़ें मतलब रोजमर्रा के काम भी इस पोर्टफोलियो के अंदर छोटे बच्चे के आ जाते हैं। वो सब चीज़ें उस पोर्टफोलियो के अंदर होता है। इसलिए सीटेट इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा जोर देता है। और वो एक तरीके की डायरी होती है। पोर्टफोलियो है क्या, पोर्टफोलियो एक डायरी है जिसमें बच्चे के ये सभी काम जो है वो आपका लिखे होते हैं। और वो नेक्स्ट जब वो एक क्लास पास कर जाता है वो अगली क्लास में दूसरी टीचर उसे दे देती है। फिर सेम पैटर्न पे वो उसका सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, मतलब जब तक बच्चा स्कूल के अंदर होता है वो पोर्टफोलियो इस प्रकार से ही आगे चलता रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे बन सकते हैं। ऑब्जर्वेशन देख लिया हमने, पोर्टफोलियो देख लिया, इंटरव्यू देख लिया, लिखित परीक्षाएं देख ली, मौखिक परीक्षाएं देख ली। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था, आजमाया था। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर आपके इसको सेशंस को शेयर करवाएं ताकि उन बच्चों तक भी ये कंटेंट पहुंच सके। क्योंकि बहुत सी जगह पे आप जाएंगे, कहीं भी आप नॉर्मली देखते हैं यूट्यूब पे, तो कंटेंट की क्लास बहुत कम अवेलेबल होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक पैटर्न चल रहा है कि कोई भी आपका जो है चैप्टर हुआ उसके तुरंत प्रैक्टिस क्वेश्चंस। भाई जब तक बच्चा जो है वो कंटेंट को नहीं समझेगा तो जब तक वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कैसे दिलचस्पी लेगा। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एक्टर्स एजुकेशन पे मेरी 10 क्लास हो गई हैं, और क्योंकि हमारा नया नया चैनल है तो इस प्रकार से लेके चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब जो है ये जो आपका एग्जाम आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जो मैंने CDP की सीरीज कराई है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उनमें लिया है
उसके बाद में अब हमारी जो है वो प्रैक्टिस शुरू होगी। जो भी एक आध टॉपिक है वो प्रैक्टिस सेशंस के साथ में ही क्लास में दिन में आपके कंटेंट की क्लास आ जाएगी सीडीपी की सीरीज की। मुश्किल से एक दो टॉपिक आपका ऐसा छूट रहा होगा जिससे क्वेश्चंस आपका अच्छे से बनता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सीरीज को देख लेते हैं तो उसके बाद में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसी पैटर्न पे दोस्तों हमारे हर्षित सर भी जो है वो आपको मैथ्स की क्लास ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें करा रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और अब जो हमारी दोस्तों शुरू होंगी आगे हमारी प्रीवियस ईयर क्लासेस जो क्वेश्चंस की होंगी, जो भी हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनको देखा है, जाना है, और इसी पैटर्न पे आगे हमारे खूब प्रैक्टिस अब एक्टर्स एजुकेशन पे सीडीपी की भी, इसी प्रकार मैथ्स की भी आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी स्टडी बेहतर चल रही होगी और दिन प्रतिदिन आप उसको अच्छे से कर पा रहे होंगे। एग्जाम पैटर्न पे जो है वो चल रहे होंगे, बिना टेंशन के आप अपने सीरीज को देखिए और जो है वो क्वेश्चंस लगाइए। अब हमारी आगे से यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस जो है वो शुरू हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।